हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं पॉडकास्ट का पार्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिएगा। तो भाई देखते हैं। पाकिस्तान एजेंसियों ने गायब कर दिए क्योंकि बहुत से लोगों के ऊपर शक हुआ पाकिस्तान इंटेलिजेंस को कि ये एजेंट है। अगर वहां कोई खाने का पर ये बोलता कि ये खाना ठीक नहीं, उसको भारतीय लेबल लगा के गायब पार। मतलब बड़ी सस्ती जान। मैं आपके माध्यम से मुझे पता है बहुत से लोग शोर मचाएंगे कल कि यार इसने क्या बताया, बट अंदर से वो उनको पता है ये सच है। सही है। हाँ। इस चीज को आप उनको अंदर से पता है ये सच है, वो है सच्चा। अच्छा, एक और बात, जैसे अब आप वहाँ जलालाबाद से उधर चले गए अफगानिस्तान, या आप रास्ते में कहीं हो, अब आप सोच रहे हो कोई कश्मीरी मिल जाए, ऐसे गाइडेंस मिल जाए, कोई और फंसा हो हमारी तरह, तो आप कभी कभी कुछ कोशिश करते थे किसी को समझने की कश्मीरी है कि नहीं, कश्मीरी में कोई वर्ड बोल के की रिस्पॉन्स है, मतलब सारा डूबता डूबा हुआ। जब हम खोस्त गए, खोस्त में हम 1-2 दिन रहे, तो वहां पर हम ज्यादा यही बातें करते थे पश्तो में, ताकि दृष्टि कवरिश, वो ये बातें पश्तो थोड़ी बहुत सीखी थी हमने, समझने के साथ बोलना सीखा, थोड़ा बहुत सीखा था। तो वहां पर भी हमने वही लगाई रखी। तो बट उन्होंने बोला कि खोस्त में कोई मसला नहीं है, भाई मैंने बोला था ये अपना साइड है, पठान दुश्मन का साइड है। पठान बोल रहे थे। तो यहाँ आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते, कोई मसला नहीं। इसी दौरान हमको कुछ कश्मीरी लड़के मिले वहाँ, लड़के जो 6-7 महीने से वहाँ लड़ रहे थे। उनसे बात हो गई। हमने ये नहीं बोला कि हम जहाद नहीं करना चाहते। अच्छा, हम अपने पते हम बोलते थे बस जहाद कल निकलेंगे यहाँ से, परसों दिल्ली पर कब्जा करेंगे, वापस पहुंचेंगे। हम ये नहीं बोलते थे उनको कि हमने देख लिया तुम्हारा जहाज। हम उनसे ही सुनना चाहते थे क्या रास्ता है। हम में आप और आपके एक और दोस्त थे, आप अकेले? हम मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जैसे हम कुछ लोग थे जिनको पूरा ये दिमाग से निकल गया कि ये जहाज नहीं। 2-4-5 लोग। हाँ, अच्छा, 2-4। मेरा दोस्त था, मेरे और भी कुछ थे वहाँ जिनको, बट हम भी आपस में एक दूसरे के सामने पते नहीं खोलते थे। बट इतना है कि ये इनको भी बुरा लगा। अच्छा। आगे भी हम जो सीनियर था कोई भी, उसके सामने ये नहीं बोलते थे कि हमने ये देखा, ये धर्म युद्ध नहीं है, ये वो अंदर वाली बात अंदर ही। अच्छा, हम उनको बोलते थे। और फिर जहाज, फिर कब जाएंगे हम वापस, किस तरीके से, कौन गाइड मिलेगा, कैसे, माइंड वॉश करते हैं यार सुविधा के लिए बहुत ज्यादा। और हम जोश दिखाते थे, बस यहाँ से मेरे को जाने दो, श्रीनगर पहुंचूंगा, अगले दिन दिल्ली पर कब्जा करूंगा, सीधा जाऊंगा। और यही बातें होती थी जब मनोबल टोटल कैंप में ये आपस में बिल्कुल ही ब्रेन वॉश बात है सर। ये मैं मतलब कोई हल्की बात नहीं कहना चाह रहा। अगर आप ये कह रहे हो कल मैं दिल्ली में कब्जा कर दूंगा श्रीनगर पे, तो ये तो ब्रेन वॉश बात है। आपस में बैठ के बातें यही होती है, सही बात। तेरे घर में कौन है, ना घर में कुछ नहीं। बस यही कि बस ये शहादत का जाम कब पीना है। अच्छा, बस जैसे मतलब पिक्चरों में दिखाते हैं तो हम हंसते हैं यार, ऐसे थोड़ी बोलते होंगे, ऐसे ही बात होती है कि शहादत का जाम पीना है, पूरे मिलेंगी। शहादत का जाम अंदर से बंदा ना जिसको समझ आ गया वो अंदर से ही, बट चेहरे पर नहीं ला सकता ये चीज। कहाँ लाएगा चेहरे पर ये चीज? मौत को दावत दे देगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ, आज के डेट में सलाउद्दीन को भी पता है कि पाकिस्तान ने क्या बोलूं इस पर टाटा क्या बोला मैं? बट सलाउद्दीन की सुनेगा कौन? एक दिन मैं था वहां सलाउद्दीन, जब मेरे को पता था ये गेम फेल है, यार मैं फंस गया। आज के डेट में सलाउद्दीन उसी पोजीशन पर है जिस पोजीशन पर मैं था दबे में। बट सलाउद्दीन करेगा क्या? सलाउद्दीन थोड़ा रोमियो बनेगा, वापस आएगा, इंडियन आर्मी ज्वाइन करेगा, टेररिस्टों को मारेगा, ये वो तो एक रोमियो थोड़ी था, ये लड़ाई खत्म करेगा। मुझे पता था मैंने इंडिया आर्मी ज्वाइन करनी है, बड़ी इज्जत से बड़े बड़े मेडल दे देगा। वो समझ गया। सुधरने के लिए अगर मैं
अगर मैं आज वापस पाकिस्तान से आता 24 साल की एज में, 55 साल की एज में, मुझे कौन एक्सेप्ट करता? मैंने बचपन में गलती की, बचपन में ही सुधारी, बचपन में ही वापस आया, तब जाके इस मुकाम पर आपके सामने आया। बात ठीक है, अगर बुढ़ापे में आता तो किसने एक्सेप्ट करना था? बीत गया। हाँ। और अगर आज के डेट में भी सलाउद्दीन को माफी मिलेगी, आम माफी, और आईएसआई उसको निकलने दे, क्या आईएसआई की दुकान चलती है इस पर, अरब कंट्री से पैसे लाने हैं, सलाउद्दीन की फोटो लगी है कि ये जहादी कश्मीर का हेड है, वो कल रात को ही भाग जाएगा। अच्छा, भाग जाएगा, उसको पता है, वो वहां कैदी है। मैं आपको एक्चुअल कहानी बताता हूँ, वो कैदी है वहां, और जब से ये उसके ये बुर्जे उर्जे, बाकी लोगों के बुर्जे उर्जे ठुकने लगे, तो पाकिस्तान के डाकू मारते हैं उनको फिरौतीज के लिए, हमारा कोई हाथ नहीं है उसमें। बुर्गे मतलब? पाकिस्तान वो जो सलाउद्दीन के बुर्जे हैं, बुर्गे क्या होता है? बुर्जे मीनस बोला वो चलाने वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, उसके आदमी। हाँ, जैसे लश्कर के बुर्जे, अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे डाकू के बुर्जे होते ना, हाँ एक डाकू के बुर्जे, इसी तरह लश्कर के बुर्जे, जैश के बुर्जे, एचएम के बुर्जे जो वहां मारे जाते हैं, उनको वो डाकू मारते हैं वहां के। हाँ, जो पाकिस्तान के वो डाकू है जी, वो मारते हैं उनको। क्यों मारते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप ये आईफोन लेकर जाओगे ना हाथ में, तो एक तो फोन ले लेंगे, फोन के साथ हाथ भी ले लेंगे। अच्छा, क्यों? वो उतना इंतजार नहीं करेंगे कि आपसे फोन, वो यहाँ से टक करेंगे, हाथ को काटेंगे। ऐसी हालत है वहां। अच्छा, जहां आटा 1200 रुपए केजी होगा, 1400 रुपए केजी होगा, वहां पर इक्तिसादी तौर ना वो लोग दिवालिया हो गए। अच्छा, एक बंदे के 4 बच्चे हैं, उसको शाम को रोटी खिलानी है उनको। आपका आईफोन ले लेगा बाजू समेत, उसको कौन सा फर्क पड़ता है? इसी तरह आज के डेट में वो करते हैं, वो डाकू, हो सकता है उन टेररिस्टों ने किसी के साथ ज्यादती की होगी, उसने 1000 रुपए दिया होगा किसी को, या उस टेररिस्ट को मार दो, वो मरेंगे भी। और सलाउद्दीन इस वक्त, मेरे कहने का मतलब, सलाउद्दीन इस वक्त कैदी है, न बाहर निकल सकता, न किसी जलसे जुलूस में जा सकता, न किसी भीड़ में, इवन दुकानदार के पास नहीं जा सकता, 4 गप मारेगा। और अगर अब उसके पास कोई आएगा, उनके ऊपर भी नजर है एजेंसी की, वहां की एजेंसी। तो सलाउद्दीन की बुरी हालत है। और यहाँ देख लीजिए जो उसने जुगाड़ लगाया था, वो मिनिस्टरों को दबा के वो अपने बच्चे नौकरी लगाए थे, अच्छा, उनको भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। तो ना वो यहाँ का रहा ना वहां का रहा, ना जमीन का रहा ना स्वर्ग का रहा। हाँ? तो सवाल ये है कि जब हम यहाँ थे, हम उसी पर पाएंगे, हमने लोगों से बात भी निकालनी है, बट अपना सिक्किम भी बचाना है। बिल्कुल बचाना है। तब जाके हम कहीं पहुंचे, कहा खोस्त में कुछ दिन लड़ाई लड़ी, महीना 1.5 महीना निकाला अफगानिस्तान में, 2 महीने, अच्छा, वापस आ गए उसी सेफ हाउस में जिस सेफ हाउस में हम पहले पेशावर में ना, फिर इस्लामाबाद में, हाँ, पहुंच गए उसी सेफ हाउस। उधर से रावलपिंडी गए, मोहम्मदिया मस्जिद में 10-15 दिन बैठे, और उसके बाद वापस मुजफ्फराबाद। तो आपको 1-1.5 महीने क्यों भेजा अफगानिस्तान? ऐसा क्या काम था? ट्रेनिंग अच्छा, ट्रेनिंग के लिए। लड़ने के लिए, किस पर? जो लाइव लड़ाई है ना, लाइन लड़ाई, उसमें भेज दिया उन्होंने। उधर ज्यादा सीखता है बंदा, उधर फटती है दिन में 5 बार, तो और सीने भी कोई नहीं आता, फटती रहती है वहां, गोले आते हैं बिल्कुल ऊपर से। और हमने ऐसे पागल लोग देखे वहां खोस्त में, जो गोले को बोलते थे आ जाओ मेरी तरफ, मेरे को शहीद कर, मैं उनसे नहीं जाना है। अच्छा, क्या बात है। आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने खुद देखा कंधारी,
कंधारी बंदा 6.5 फुट का 7 फुट का बंदा, ऊपर से जब गोला आता था आटी का या किसी बड़े, तो वो बोलता था अरे अल्लाह कबूल कर कबूल कर कबूल कर, मेरे को ले ले। क्या और आप 26-27 साल के रहे होंगे इस टाइप में? उस वक्त में 21-22 साल 22 साल का। 16 साल का था। ओ यार, आप यकीन नहीं करोगे, जब हम जाते थे ना पेशाब के बहाने, हाँ कितना हम रोते थे। हम बोलते थे पता नहीं हमने क्या पाप किया है, क्या गुनाह किया है, हम कहाँ फंस गए। लड़की का चक्कर बाबू भैया। अच्छा, और फिर वहाँ पे जब आप ऐसे 1-1.5 महीना रहे तो वहाँ पे फायरिंग वायरिंग सीख रहे हो, एके चला रहे हो, सीखी बाकी चीजें, और खाना खाया दबा के, और वहाँ सिगरेट विगरेट की भी कोई कमी नहीं थी, दूसरे की भी कोई कमी नहीं थी, वो भी कभी कभी डालते थे उसमें। अच्छा, माल भर के। और क्या और क्या, अफगान का तो जब बंदा यहाँ से खाली होता ना, फिर उसको लगता है मेरे को कब सुकून आएगा 2 मिनट। सही बात है। भले ही उसको अपना पेशाब पीना पड़े, उसको सुकून चाहिए 2 मिनट। क्या बात है। तो जो ये बनाते थे सिगरेट, 2 कश लगाए, उस वक्त हमको लगता था अरे यार जलने दो कश्मीर को भी, पूरी वर्ल्ड को जलने दो, सोने दो 2 मिनट। अच्छा, लगे उसमें भी। और मतलब आप मजा तो नहीं आया, ये तो नहीं कह सकते, एक तरीके से दहशत भी है, डर भी है अपने मन में। ठीक है, सिगरेट विगरेट चल रही है, अपना सब बढ़िया है, तरस गांजा चल रहा होगा, वहां का अफगानिस्तान का मामला ऐसा है, पर क्या ही एक्सपीरियंस रहा होगा। मतलब आप जब मुड़ के देखते हो, आप क्या कहते हो, कैसा रहा अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस? भाई का एक्सपीरियंस ज्यादा है। भयानक यादें, भयानक यादें। अगर आप बोलोगे ना उसका निचोड़ बता दो, निचोड़ बता। भयानक यादें, लोग मरते देखे, भयानक यादें। और अगर आप पाकिस्तान का बोलोगे, एक ही मौलवी जात या ना भी फिल्म बना दो उस पर, एक ही मूड, जबरदस्त मूड, ये भी नाम रखो उसका, जबरदस्त मूड, बचपन की मूड। सही बात है। तब थोड़ा सा ना जब हम उस लड़की के चक्कर में पाकिस्तान आए, के आए, फिर पाकिस्तान आए, एक ही मूड, लड़की की चक्कर में वो ना अपनी टांग पर कुल्हाड़ी मारना, क्या बोलते हैं उसको? मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, अपने पैर पे गोली मारने वाली बात है। हाँ, तो बाकी अफगानिस्तान मेरे को यही लगा कि अनपढ़ जाहिल लोग जिनको इस्लाम के नाम पर कुर्बान किया जा रहा है, सही बात, उसके ऊपर भी तिजारत हो रहा है, बिजनेस अफगानिस्तान। अच्छा, देखो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ये लोग जो चालाक होते ना, खूब कमाई करते हैं। सारा भाई बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ड्रग्स बनाते हैं, बाकी गैर कानूनी काम करते हैं, पुलिस की रीच को मिनिमाइज करते हैं। और वहां पर जो पढ़े लिखे लोग हैं अफगानिस्तान में, वो बहुत आगे गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी, सऊदी अरब में, दुबई में, अमेरिका में, कनाडा में, तमाम दुनिया में फैले हैं वहां के पढ़े लिखे लोग। पैसा कहां से आया? पैसा इसी से आया, एक बेवकूफ को लड़ाने में। एक को कुर्बान किया और फैमिली सेट। तो रॉकेट को बोलते हैं आजा मेरे को मार, मुझे गुरु के पास जाना है। गुरु को कहते हैं आप मुझे ऐसे लोगों गुरु के को पास लड़ा के उन्होंने माल कमाया है। गुरु के हाइट कितनी होगी? मासूम मुसलमानों का कत्लेआम। अंगूठे से बंदा से चिपका होगा पैर वाले से। मैंने बोला ना आपको, भयानक वहां का वो मेरा, क्योंकि आखिरकार मैं भी इंसान हूँ। मैं जब देख रहा था ये बंदा रॉकेट मांग रहा है कि मैं भी जाऊंगा, फिर जब मैं उस पर सोचता था थोड़ा बहुत कि ये क्यों बोल रहा है। अच्छा, उसकी घर की कहानी होती थी, 2 बीवियां, 8 बच्चे, 5 मारे गए, 3 अपाहिज है।
तो ऐसा बंदा रॉकेट को बोलेगा ही मेरे पास आ जाओ, अच्छा ऐसा बंदा गोले को बोलेगा ही मेरे पास आ जाओ, ताकि मैं मुलाकात करूंगा उनसे सही बात। जो मेरे प्यारे थे, जो इस दुनिया में रहे थे। ये मैंने ग्राउंड में देखा वहां, तो बड़ा अफसोस हो रहा था कि आखिरकार मैं भी इंसान हूं। भले ही मेरे को अपना दुख बहुत था, पर उनका दुख देखकर ना ऐसा लगता था कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं। मोहनजोदारो वाले लोग भी इतने सीधे साधे नहीं होंगे, हड़प्पा तहजीब के भी लोग इतने सीधे साधे हड़प्पा। नहीं होंगे। आज की डेट में भी मैं बोलता हूँ वो सीधे साधे लोग हैं, अफगानी लोग। हम बोलते हैं ना अफगानी बड़े दरिंदे हैं, ये है वो है, अब वो दरिंदे बन गए। दुनिया ने उसको अपनी मंडी बना दिया, खासकर रशिया और अमेरिका ने। अच्छा, वो जो बड़े बड़े ड्रग माफियाज हैं, उनको वही डिस्टर्बेंस चाहिए, जिसकी वजह से उनको अपना कारोबार वर्ल्ड में बढ़ाना है। तो मकसद में पहुंच गया वापस। रावलपिंडी मार्केट में बैठे 10-15 दिन, 13 दिन लगभग रहे वहां। बस में बैठे आ गए मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद में हमको पहले माचिस फैक्ट्री में रखा। सुबह सवेरे जाते थे, ट्रस्ट चेंज करते थे, आर्मी के कैंप में जाते थे, वहाँ फायरिंग वायरिंग करते थे, रॉक क्लाइंबिंग, बाकी चीजें जो भी बॉर्डर ट्रस्ट के लिए चाहिए। तो वहाँ लगभग 4 जुलाई तक, 4 जुलाई 90 तक रहे वहाँ। अच्छा तो पहुंचा दिया उन्होंने गुलमर्ग। अच्छा ये जो अपना गुलमर्ग है ना, उसके अपोजिट साइड में है केल, पीओके गुलमर्ग, केल इस तरफ गुलमर्ग। मगर केल केला कैसा है, वहाँ कोई 5 स्टार होटल आप नहीं देखोगे। 5 स्टार क्या, 1 स्टार भी होटल नहीं देखोगे वहाँ। है वहाँ पर बड़ा जो टूरिज्म का वो तो उतना नहीं जितना हमारे साइड में है। केबल कार कच्चे वहां से इन्होंने केल में मूवमेंट दिखाई कि हम बॉर्डर क्रॉस करने आ रहे हैं, ताकि हमारे वाली पोस्ट मॉनिटर करेंगे, बंदे जमा हो गए। फिर रातों रात गाड़ियों में बिठा के शारदा लाया, केल से पहले 15-20 किलोमीटर शारदा से हमको क्रॉस करवाया। अच्छा कि उधर दुश्मन को दिखाने के लिए, जो उनका दुश्मन है इंडिया, उसको दिखाने के लिए यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करवा रहे हैं। मूवमेंट पूरी दिन में करवाई हमसे। अच्छा तैयारी, पिट्ठू बांध रहे हैं, पोची बांध रहे हैं, ताकि वो देखेंगे यहाँ से आज इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी। शाम को गाड़ियों में भर के यार प्लानिंग करते थे। शारदा से हमने शुरू कर दिया चलना। हम पहुंचे कलारोस, 73 के करीब थे हम ग्रुप। कलारोस पहुंचे। कलारोस से हम दिन में ही इनको सोर्सेज से पता लगा हमारी मूवमेंट मॉनिटर हो गई थी। तो सोर्सेज ने बोला आगे, उन दिनों फोन में नहीं था, वो आया मैनुअली, बोला फौज पूरी जंगल में चढ़ गई। बीएसएफ फौज नहीं थी उन दिनों नदी में, बोला बीएसएफ पूरी जंगल में चढ़ गई। गाइड ने बोला कि हम कैंप के सामने से निकलेंगे। कैंप के सामने से? हाँ, क्यों? फौज खाली हो गई, वहां बस ड्यूटी वाले हैं। अच्छा, तो हम लोग बिल्कुल कैंप के सामने से निकलेंगे बीएसएफ, क्योंकि सब लोग तो जंगल में हैं। फौज हमारे इंतजार में थी जंगल में। हम निकल गए कैंप के सामने से। कैंप में वही थे संतरी में हमला करने की वो नहीं है। क्यों? उनको मैन पावर नहीं है। हम निकल गए कैंप के सामने से, पहुंच गए हम कलारुस में खाना वाना खाया, चलना शुरू कर दिया। फिर पहुंचे हम तुजर शरीफ से सोपर में हथियार दिया उनको। तंजीम वाले थे जो अपने नहीं, किसको दिया?
जो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, हाँ। एचएम ऑर्गेनाइजेशन थी, कैलब थी, अच्छा अच्छा तो कैलब का लड़का था, वो कैलब को देता था। अच्छा वहाँ तारजू शॉपर में ना कैंप लगता था, हाँ। कौन किसका है उसके पास जाएगा हथियार जमा करने। मंडी लग रही है प्रॉपर। हाँ। अच्छा, जाओ हथियार जमा कराओ। तो हमने भी हथियार जमा किया, नहाया धोया, खाना खाया, निकल गए बस में। अब बस में कहाँ जा रही? घर, घर। अपने घर। अच्छा, तो आपका काम टोटल हथियार लाके यहाँ से यहाँ लाना था? वो घर पहुंचेगा सर, वो मेरे पास पहुंचेगा। अच्छा, सबके अब पास टेंशन नहीं है। हाँ। अब कोई टेंशन नहीं है। अब रिलैक्स करो, 5 आदमी थके हुए हो। तो जो ही मैं घर पहुंचा तो घर वालों ने बोला कहाँ था? अच्छा 4-5 महीने से गायब है। 6 महीने से। सामने से घर जाने बोला कहाँ था? मैंने बोला मुंबई गया था पढ़ने के लिए। पैसे कहाँ से लाए? खर्चा कहाँ से? इतना मजदूरी की। दादाजी ने बोला उसको बुला मेरे पास। जी मैं जब गया, बोला कैसा लगा पाकिस्तान? पहली बार वो प्रकार आदमी था, पुराना पढ़ा लिखा मुखिया, कैसा लगा पाकिस्तान? क्या बात। मैंने कहा इसके सामने क्या झूठ बोला। मैंने कहा 2 नंबरी बोलो। सीधा मैंने बोला 2 नंबरी बोलो। बोला मतलब? मजा नहीं आया। मैंने उसको यही कहानी जो मैंने आपको बताई ना, A to Z यही बताया मैंने। मैंने बोला बोला अरे यार क्या तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, कितना अच्छा पढ़ रहा था तो मैंने लगाना था तेरे को अच्छी नौकरी, अब क्या करें? अब अपने आप को बचाओ। मैंने कहा ना मैं सरेंडर करूंगा। तब तक मेरा बड़ा चाचा भी आया, बाकी लोग भी आए, सभी। मैंने बोला सरेंडर करूंगा, क्या बात। मेरे साथ आ जाओ। बड़ा चाचा उठा, बोला कौन सा सरेंडर, हमको मरना है क्या? क्योंकि फिर वो मार देंगे अगर सरेंडर कर दिया। बोला हमको मरना है क्या? तू एक मार ताकि हमारी पूरी फैमिली बच जाएगी, हमारा खानदान बच जाएगा। आज के डेट में तुझे पता नहीं है कितने लोगों ने क्रॉस वापस किया है, कितने लोगों ने हमें किया। सही बात। अब तू जिले के साथ। जितना मैं थक चुका था उसमें उन 6 महीने जो मैं, उससे बड़ा झटका लगा मुझे। अच्छा घर वालों ने भी छोड़ दिया। मैं अंदर से ही बोल रहा हूँ, अगर इनको कुछ नहीं करना कम से कम उनको यही बोलना चाहिए था हम देखेंगे रास्ता। हम फिर मैंने सोचा शायद मैं मिलिटेंट बन गया तो इनको भरोसा नहीं है अब कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, इनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। मैंने सोचा उन्होंने सोचा कि अगर हम इसको बोलेंगे हाँ तेरे को सरेंडर करवाएंगे, कहीं उल्टा तो ना पकड़ी। अच्छा, अरे तुम लोग हिंदुस्तानी अभी भी हो। इस टाइम तक कश्मीर में माहौल क्या हो चुका है? क्योंकि सन 90 के वो जो सब निकला, जितने पंडित थे उनको बाहर फेंक दिया गया, ये सब हो चुका है अभी तक नहीं? अगस्त 90 में हम मैं 4 जुलाई जैसे नहीं जुलाई में ही पहुंच गया। आप जुलाई वापस पहुंच गए, आप जनवरी के निकले थे लगभग। हाँ, इतने में जो पंडितों के साथ होना था वो हो चुका है। और अब क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट है ना जी कश्मीर की हिस्ट्री में, यहाँ पे कहते हैं मिलिटेंसी बढ़ गई, यहाँ पे कहते हैं कि लोगों के दिमाग में रेडिकलाइजेशन आ गई। अब क्या जब आप वापस आए हो तो माहौल कश्मीर का बदला हुआ था? आसमान जमीन फर्क। जो कौन सा माहौल? आसमान जमीन यही फर्क था कि पंडित उस वक्त भले ही किसने निकाला, उनको कैसे निकाला, क्या निकाला, वो अलग क्वेश्चन है, बट एक चीज से वो बच गए। जो आम कश्मीरियों का नुकसान हुआ तालीमी लिहाज से, बाकी चीजों से, उस चीज से वो बच गए। अच्छा, यानी मैं समझा मैं दूसरी चीज को एड्रेस कर रहा हूँ। भले ही उनको ये दर्दनाक कहानी है कि उनको घर छोड़ना पड़ा, जमीन अपनी जगह छोड़ना कोई आसान बात नहीं है, बट कम से कम उनके बच्चों का भविष्य बच गया। सही बात। पढ़ाई लिखाई बाकी चीज, और मुझे लगता है अगर वो वहां ही रहते उनके बच्चों को भी मिलिटेंट बनना था। अच्छा, उनके बच्चों को कैसे मिलिटेंट बनना था जी? बनना था क्योंकि हालात ही ऐसे थे। 90 के बाद ऐसे हालात हो गए कि आप यकीन नहीं करोगे कि
जो पक्का हिंदुस्तानी था उसको भी दिखाना पड़ा कि मैं मिल्टन का साथी हूँ, क्योंकि मिल्टन तो कितनी वो हो गई वहां, ओवर पावर हो गई, मिल्टन ओवर पावर हो गई। अच्छा, स्कूल जल गए, पुल जल गए, बहुत सुना। जो 90 से लेकर 99 तक, 96 तक खासकर जो कश्मीर में देखा ना, अगर एक पंडित लोग वहां होते ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि ये बेचारे सॉफ्ट लोग थे, शरीफ लोग थे, इनको ये हिंसा हिंसा पसंद नहीं थी। इनके घर में जब चिकन बनता था वो मुसलमान मारता था, ये चिकन को भी नहीं काटते। ये मानना पड़ेगा इस चीज को। अगर ये उस आंधी में रहते ना तो ये ज्यादा मुतासर होते। हाँ, अब इनमें से कोई बंदा सवाल करेगा कि जो पंडित वहां रह गए उनको कुछ नहीं हुआ, वो जो वहां रह गए पंडित वो मजबूरी में रह गए। अच्छा, उनके पास उस वक्त साधन नहीं था निकलने का, उस वक्त उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे निकलने के। भले ही बाद में उन्होंने थोड़ा बहुत तरक्की की, पर उस वक्त वो दूसरी, और सबसे बड़ा मसला ये था कि जिनका आस पड़ोस ठीक था, फॉर एग्जाम्पल मेरा गांव, पड़ोसी गांव है तुमलहार, वहां से माइग्रेशन नहीं हुई, वहां से पंडित नहीं भागे, क्योंकि हमारा उन पंडितों के साथ बिल्कुल अच्छा सलूक था। अच्छा, जब भी कोई आता था धमकाने वमकाने नारे लगाने, हम उनको बोलते थे ये लोग नहीं है ऐसे, या अगर ज्यादा मसला हो गया ये लोग कलमा पढ़ेंगे। अच्छा, उनको बचाने के लिए कुछ भी, आप जब प्रेसिडेंट थे सिचुएशन आसाम ऐसी से। होती ना, तो जब आपको लग रहा है कि ये जहाज अब डूबेगा ही डूबेगा, तब आप उसी जहाज से फटा निकालते हो, उसी पर चढ़ के आप किनारा ढूंढते हो। इसी तरह जब हमारे तुम्हार वाले पंडितों को कोई भगाने आता था, कोई मिलिटेंट आता था, या कोई वो बाकी बड़े बड़े लोग थे ना वो तंजीम वाले, तो हम उनको बोलते थे यार अब ज्यादा मसला हो जाएगा, ये कलमा पढ़ेंगे मुसलमान बन जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, मत सताओ। क्या मेरा सरदार गांव है चांदीपोरा, उनको भी इन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। मैं गया वहां, अच्छा, टीम का टेररिस्ट, क्या मैंने बोला बैठो मैं देखता हूँ कौन आएगा, ये इलाका मेरा है, ये मेरा पड़ोसी गांव है, मैं जाति नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो किसी किसी जगह जो रहे हैं, ये सवाल आपसे पूछेंगे लोग कि वो उनको क्यों नहीं, मुख्तलिफ बहानों से वो रुके हैं, उनके पास साधन नहीं था उस वक्त, कुछ लोगों के पास वो फैसिलिटीज बाकी चीज नहीं थी, और कुछ लोगों के लिए पड़ोसियों ने स्टैंड ले लिया, ठीक है, स्टैंड ले लिया, उसकी उसकी भी लोगों को उसका कीमत चुकाना पड़ा। चुकाना पड़ा। मैं आपको बोलता हूँ, मेरा चाचा बहुत डांट। उसने ये सोशल काम बहुत किया उस वक्त जब पंडित भाग रहे थे, उसने बहुत लोगों को बोला रोको, उसको भुगतना पड़ा, मार दिया उसको। मेरे चाचा बड़ा अच्छा उस इलाके का सोशल एक्टिविस्ट था, बहुत काम किया उसने, मार दिया उसको, और वो भी ऐसे मारा कि अगले दिन पेपर में निकाला कि इसको इंडियन आर्मी ने मारा। अच्छा, हाँ, ये भी अलग गेम है ऊपर। चाचे को ये अलग गेम है, आपको पर मेरे को पता था, और मैंने वही चुप्पी रखी जो चुप्पी मैंने पीओके में रखी, क्या बात है। वही चुप्पी मैंने रखी। चुप्पी बहुत रहा, आसान नहीं होता है जब भी आपको आप चुप्पी ना रखें। ये भी मोदी की तरह चुप्पी है, चुप्पी। जब मेरे चाचा को मारा, मैं एक्टिव था उस वक्त 96 एक्टिव, अंदर से मैं ही जानता था। तेरा पंजाब थी वहां, तेरा पंजाब आर्मी थी, तो उन्होंने बोला आप बताओ हम रातों रात उनको मारेंगे जिन्होंने ये किया। मैंने कहा चुप, मेरा काम मैं करूंगा, आप बस मेरे को किसी से बैकअप देना, बैकअप देना, क्या बात। बाकी मैं खुद ही करूंगा।
कर दिया कर दिया। कर दिया चुप कर दिया। वही जो 90 में एक बच्चे को झेलना पड़ा पीओके में, अच्छा। उससे दुगना झेलना पड़ा जब चाचा को इन्होंने मार दिया और अगले दिन प्रेस नोट आया कि इसको इंडियन आर्मी ने मारा क्योंकि इसका भतीजा मिलिटेंट है, हमारा खास मुजाहिद है, ऐसे आया पेपर में। और मैंने भी बोला मेरा चाचा हिंदुस्तानी था, ठीक किया तुम लोगों ने। हैं? क्या बात है, चुप थी ना। इसके लिए हिम्मत चाहिए, ये कोई आसान बात नहीं है। सही बात। मैंने भी बोला जहां पर बात उठी, मैंने बोला मेरा चाचा हिंदुस्तानी था, हाँ अच्छा किया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा। इन लोगों को इसी का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, हिमांशु भी बात नहीं समझ पा रहा होगा। आप इस टाइम पे अंडर कवर थे, हाँ। आप हिजबुल मुजाहिदीन थे, अंडर कवर थे, तो आप उनके कैंपों में ये बात बोल के सही कि हम मार दिया मेरे चाचा को। उसी तरह से इंडियन आर्मी के साथ भी खेल रहे हो आप, इनको पकड़ने के लिए बाद में। इस वाले हिस्से पे हम आते हैं। मेरा सवाल जहां से यह बात शुरू हुई थी, जहां से ये बात शुरू हुई थी, मैं पूछ रहा था कि अब जुलाई में जब आप जून जुलाई में वापस आए हो तो माहौल बदल चुका है। बदल चुका। हाँ, अब मौत में पागल हो गया था कश्मीर। अब किसी को भी लेबल लगाओ ये हिंदुस्तानी एजेंट, टिचम टिचम टिचम। शान का किसी को भी चिट्ठी भेजो 10 लाख रुपए शाम तक पहुंचाना, ये तंजीम मांग रही है, तंजीम के लिए खर्चा चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा चाहिए। अब पूरा लैंड ऑफ ऑर्डर कोलैप्स हो चुका था। फारूक अब्दुल्ला 90 में ही भाग चुका था, सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जगमोहन ये गवर्नर था, गवर्नर राज कहां तक चलता, उसके आगे पीछे जो वो एडवाइजर थे उन्होंने माल कमाना था, उन्होंने क्या देखना था कश्मीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा। चलता रहा। 96 में दोबारा फारूक अब्दुल्ला को लाया गया, इलेक्शन हुआ, मगर थोड़ा बहुत ये एसओजी, इखवान और बाकी लोग शुरू हो गए, इन्होंने काउंटर करना शुरू कर दिया, बट टेररिस्ट बहुत ज्यादा पावर में थे। अच्छा। इखवान बना 94 में ही, कौन? इखवान मुस्लिमीन। ये क्या है जी? ये एक पहले इखवान मुस्लिमीन थी पाकिस्तान की एक तंजीम, पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने वो अगवा किए थे, लोगों को किडनैप किया था। अच्छा। दराई स्वामी इंडियन ऑयल वाले को, अच्छा बशीर उल हक वाइस चांसलर, उसको मार ही दिया। खेरा, डॉक्टर गुरु, इनको बहुत लोगों को उन्होंने किडनैप किया, फिर गवर्नमेंट से डिमांड करते थे। और जो इंडियन ऑयल का वो उन्होंने उठाया था, तो उसमें भी उन्होंने गवर्नमेंट से बंदे छुड़वाए अपने, गवर्नमेंट मजबूर हो गई। अच्छा। तो वही इखवान में से बगावत हो गई। अच्छा। तो इखवान बन गई फिर एंटी मिलिटेंसी फोर्स, पहले बना एंटी एचएम फोर्स। अच्छा। क्योंकि 90 में जब मैं वापस आया, मैंने आपको बोला ना बहुत पागल हो चुकी थी। एचएम किसी बंदे को भेजते थे 10,000 रुपए का रिसिप्ट, 10,000 देना। एचएम मतलब होम मिनिस्टर, फिर हिजबुल मुजाहिदीन। अच्छा, हिजबुल मुजाहिदीन, सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी। जेकेएल बोलती है हमको भी 10,000 दे दो, अल जहाद बोलती है हमको भी 10,000 दे दो। वो तंजीम में तो जिसको बेचारे को 10,000 फंड देना है, कितने लोगों को देगा? हाँ, सही बात है। तो कश्मीर में अब ये ना पूरी डिस्टर्बेंस। अच्छा, आपस में ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनकी आपस में लड़ाई होगी, इसका एक बैकग्राउंड है, मैं बताऊंगा वो, बट उसमें भी टाइम लगेगा कि क्या हुआ। अच्छा। थोड़ा बहुत बताऊंगा। कितना लंबा टाइम लगेगा? 10-15। हाँ, तो बताइए, बिल्कुल बताइए। हाँ। इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान को जब लगा 90 में कि अरे यार पूरी जनता, कश्मीरी जनता हमारे साथ है, बट ये पाकिस्तान के साथ नहीं थी, दे आर अगेंस्ट फारूक अब्दुल्ला।
हाँ अच्छा एंड कांग्रेस सरकार, हाँ क्योंकि फारूकुल्ला और कांग्रेस सरकार के ऊपर ही इल्जाम था, चार्जेस थे कि इन्होंने वोट चोरी की अच्छा वाह। ठीक 87 वाले इलेक्शन में ठीक ठीक इन्होंने मक को हराया। तो जब मिलिटेंटों ने बंदूक शुरू किया, लोग आ गए, लोगों ने बोला आजादी, क्योंकि लोगों को इंडियन डेमोक्रेसी पर से विश्वास उठ गया। विश्वास उठ गया। हम्म कश्मीर एक इशू बन गया। हम्म पाकिस्तान ने समझा कि ये पूरे कश्मीरी जो है ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान के साथ मर्ज करना चाहते हैं। अच्छा वहां मिसकैलकुलेशन की पाकिस्तान ने, ये गुस्सा था अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगेंस्ट दिल्ली सरकार। वो अपने आईबी वाले है ना, वो चीफ जो थे दुलत साहब, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा ना कि इस तरह नो, मैं यहाँ आपके प्लेटफॉर्म पर उसको कंडम करता हूँ। फारूकुल्ला के कहने पर उसने सेंटर को लिखा कि ये पाकिस्तान की हुकूमत बनने जा रही है। अदरवाइज अगर उस दिन सलाउद्दीन ही हुकूमत बनाता, सलाउद्दीन इंडियन शहरी था, उसने इलेक्शन लड़ा था, उसने इलेक्शन जीता, उसको इलेक्शन हराया गया। अच्छा उसको अगर दहशतगर्द बनाया वो फारूकुल्ला ने बनाया, वो उमर अब्दुल्ला तो उन दोनों बच्चे बचे ही थे, उसको दुलत साहब ने ही बनाया। वो अपनी दोस्ती थी देश के खातिर, उन्होंने वो अच्छा काम किया, उसको दहशतगर्द बनाया। ये मैं आपके सामने रिकॉर्ड बताऊंगा, बड़े वो कल कोर्ट में जाएंगे, मैं जवाब दूंगा वहां क्या भी करेंगे। वो कश्मीर को उड़ाने में वही एक, देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने आपसे 15 मिनट इसलिए लिए, 1960 टू 1970, पहले ले लीजिए 1947, पाकिस्तान ने इन्वेडर्स भेजे, इन्वेडर्स ने हमला किया जी, कश्मीरियों ने साथ नहीं दिया। अगर कश्मीरियों ने साथ दिया होता तो पीओके की तरह ये भी उनके ही कब्जे में आता, तो यहां कश्मीरियों ने साथ नहीं दिया। 60 टू 70, ये मैं आपके सामने पहली बार आज तक बोल रहा हूं, आज तक किसी आर्मी के, सिविल के, किसी हिस्टोरियन ने नहीं बताया होगा। एक और मूवमेंट उठी पाकिस्तान से, जो उन्होंने फलस्तीन के नाम पर शुरू कर दी, पाकिस्तान आईएसआई ने, अल-फतह। ये लो अल-फतह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर में ड्यूरिंग 60 टू 70 उठी। उन्होंने भी आज़ादी, उन्होंने बोला कश्मीर को अलग करना है, जिस तरह फलस्तीन में यासिर अरफात, उन्होंने भी बोल वही लिखा कि हम उसी तरह का चाहते हैं। उसी तरह का इसके पीछे भी आईएसआई था, कश्मीरियों ने साथ नहीं दिया, जमीन बोर्स हो गई वो। अच्छा तो आज कैसे कश्मीरी ने 90 में साथ दिया? इसके पीछे लावा था 87 वाले इलेक्शन का। लाहौर का लावा, अच्छा। अब तक लावा तो नहीं था। 87 वाले इलेक्शन में रिगिंग हो गई, 87 वाला था। जेलों में डाले इन्होंने। इनको लगा कि अब हम बचेंगे नहीं, ये हमको पीएसए करेंगे, ये करेंगे वो। इन्होंने जमानत ले ली कोर्ट से, अगले दिन पाकिस्तान, मकबूल इलाही, एजाज डार, इशफाक मीर, जावेद मीर, हमीद शेख, एजाजुल हक, कितने नाम मैं आपको बताऊं जो उस वक्त एजेंट थे एमयूएफ इलेक्शन में, मॉप इलेक्शन में इलेक्शन एजेंट थे। उनके ऊपर ऐसे चार्जेस लगाए इन्होंने, इसी एनसी ने अंदर कर दिया उनको। जब बंदा फंसता है फिर उसको डराया जाता है, अब अगर अगली बार ऐसी गलती की फिर जेल से बाहर ही नहीं आओगे, तहाड़ जाओगे, ये करोगे। तो उन्होंने सोचा अब तो हमारी जिंदगी गई, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रह गया इलेक्शन लड़ा, उसको माना नहीं, अब तो हमारी जिंदगी गई। पाकिस्तान बैठा था, ये ले लो ग्रेनेड मुफ्त में, AK मुफ्त में, पिस्टल मुफ्त में, अच्छा छाटो माल। उसने माल दे दिया, उन्होंने लाया और इसको दहशतगर्दी में पाकिस्तान ने कन्वर्ट किया। फिर शुरू में जो कुछ बंदूक आए थे
वो उन पुलिस अफसर के खिलाफ आए थे जिन्होंने रूलिंग सरकार के कहने पर गलत चार्जेस इन लड़कों को लगाए। अच्छा ऐसे ही है यार। बहुत कमाल का पार्ट था, लेकिन भाई देखा जाए ना तो ये चीजें बहुत एक गहराई से देखने वाली हैं। अब बातें भाई वो ही चाह रही थी जो हम भाई कश्मीर एक न्यूज में देखते थे, और ये सारा एक सीन मतलब कि होता था। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, तब एक तंजीमें बननी बहुत गई थी। हर बंदा एक अलग एक तंजीम बनाकर बैठा होता था, और हर एक का अलग अलग एक सर्जन होता था कि हम ये चीज चलाएंगे, हम ये चीज चलाएंगे। बाकी अगर बात करें ना भाई इस बंदे की, तो इसने जो जो चीजें अभी तक बताई है ना, अब अफगानिस्तान में ठीक है उधर भाई कैंप्स होते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अफगानिस्तान में अभी भी यही एक चीज चल रही है, मतलब कि अभी भी एक वो बहुत बैक पर है, बहुत बैक पर है। आप देखो ना, एक उनको मॉडर्न इस्लाम सिखाई नहीं किसी ने, मतलब कि वो उसी चीज पर अटके हुए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो अभी तक यही चीज पर है, वो पुराना इस्लाम हो, 4-4 5-5 शादियां हम करें और जो बीवी है हमारे अंडर रहे, और ये सारा सीन है। लेकिन मॉडर्न इस्लाम पर अगर वो आएंगे तो वो सारी चीजें भाई भूल जाएंगे, ये टेररिस्ट वगैरह ये सारी चीजें। लेकिन अफगानिस्तान की बात करें ना तो भाई वो गार्ड था किसी टाइम, अभी भी है, उसमें कोई शक नहीं। अगर आप नेटफ्लिक्स यूज करते हैं ना तो आप उसामा बिन लादेन की ना एक डॉक्यूमेंट्री अमेरिका ने बनाई है, आप वो डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें। उसमें ये सारी चीजें उन्होंने विद प्रूफ विद वीडियो सारी चीजें कि वो बंदों के अंदर जुनून कितना था, मतलब कि एक बंदे ने 5-5 शादियां की हुई हैं और वो बोलता था कि भाई मुझे आकर मारो, ये वीडियो थी, मुझे आकर मारो, मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, मुझे हुरे मिलेगी, मुझे एक शहादत चाहिए। तो ये अभी तक भी सीन चलता है। ठीक है, कुछ अफगानिस्तान में अभी चेंजिंग आई है, लेकिन भाई पाकिस्तान आप देख लें कि मतलब कि बलूचिस्तान के लोग कितनी नफरत करते हैं। जो बंदा इधर अब पाकिस्तान में ठीक है कोई खुला नहीं बोल सकता, लेकिन कोई आम शहरी कोई आम आदमी इधर से निकल जाता है तो भाई जाकर आउट ऑफ कंट्री वो गाली देता है कि हमारे सिस्टम को, हमारी सारी चीजों को, जो भी इधर लोग हैं भाई गंदी गंदी गाली देते हैं। हाँ ताकि पासपोर्ट भी वो इनका मतलब के एक जाया कर देते हैं कि हमने इस मुल्क में जाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा उधर। तो इस हद तक एक जुल्म होता है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की बात करें ना तो सॉरी कश्मीर की बात करें ना तो भाई एक टाइम ऐसे लगता था पाकिस्तान के लोगों को कि हमें आजादी चाहिए और हमने कश्मीर को आजाद करना है। नो डाउट उस टाइम भाई तंजीमें माइंड वॉश कराती थी, सारा लड़के शिफ्ट भी होते थे, लेकिन तब भाई वो भाग नहीं सकते थे उधर से, चाहे जो भी हो सके। भाई उस टाइम में जो वो बातें कर रहा ना, हमारे यहाँ पे बाद में वो न्यूज़ें चलती थी, हमें दिखाया जाता था कि भाई वो एक एजेंट मारा गया, वो उसने ये किया, उसको इसलिए मारा गया। भाई वो सब चीजें तो ये बता रहे हैं कि ऐसे होता था। जाहिर बात है, आप ये देखें कि अगर कश्मीर वाले वहां के कश्मीर वाले चाहते तो जैसे हमने हमला किया था तो कश्मीर हमारा ही होता, उस टाइम पे हो जाता जैसे हमने हमले कर रहे थे। बाकी भाई इतने हमने वहां इतनी तंजीमें वहां पे भेजी, वो सारा कुछ किया, आपस में वो तंजीमें लड़ पड़ी सिर्फ किस लिए? पैसों की वजह से। पैसा भाई सारा खेल है पैसे का, कोई भी नहीं है। हुरे मिलेंगी आपको भाई ये मिलेगा, आपको शहादत मिलेगी, आप सुकून की मौत मरेंगे, ये होगा, कुछ नहीं होगा। अगर किसी का बुरा करके मरेंगे भी बुरी मौत ही। फिर अगर आप किसी का बुरा करेंगे ना, फलस्तीन में कितने लोग मरे हैं, बच्चे मरे हैं, कितने मतलब के मार चुके हैं, उसमें कसूर किसका था? हिजबुल्लाह का था। वो जो उधर मतलब कि एक जमात है, उन्होंने तो ऐसे चीज को एक तीली लगाई है। बाद में वो भाई हमास टनल में गया, पता नहीं किधर गया, उन्होंने हमास को भी नहीं छोड़ा था, तो हमास उन्होंने निपटाया, हिजबुल्लाह का भाई सफाया किया। लेकिन उसमें मासूम बच्चे और लोग कितने बेकसूर मरे। वही एक बात है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे भाई इनको भाई हमारी यहाँ पे न्यूज चलती थी आज से 10-15 साल पहले ना, हमारे यहाँ पे न्यूज पता है क्या चलती थी? 15-18 साल पहले वो ये बताते थे कि भाई दूसरा कश्मीर में ये होगा। हम छोटे छोटे थे, न्यूज में देखते थे कि भाई हमें भी जोश आता था उस टाइम पे। ये नहीं है बात, वो जोश हमें भी दिलाते। न्यूज ही ऐसी बना के मिसाले वाली वो डालते थे कि भाई बच्चों को मार रहे हैं, वो कश्मीर में वो कर रहे हैं, इंडियन जो कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, हमारी माँ, हमारे भाई चाचा, सारे वो वहां पे उनको मार रहे हैं, उनकी भाई इज्जतें लूट रहे हैं औरतों की वहां पे, वो सारी चीजें दिखाई जाती थी।
तो जिहादी तो ज़ाहिर बात है ये खुद बनाते थे यहाँ पे, वहां पे उनको अपना मतलब था, इन्होंने पैसे एड़ने होते थे, पैसों के लिए इन्होंने भाई पता नहीं क्या कुछ किया है। और बाकी जब ये चीजें सामने आई हैं, आप अगर वो टाइम ले लें या अब वाला टाइम ले लें, किसी कश्मीरी से अगर वो इंडिया में रहता, अगर वहां पे जो दूसरा जम्मू कश्मीर में रहते, आप किसी को कह दे कि भैया पाकिस्तान में आएंगे, वो बंदा कहेगा मैंने जाने ही नहीं है पाकिस्तान में। अगर यहाँ के कश्मीरी किसी से पूछ लेंगे कि भाई आपका दिल करता है कि आपका कश्मीर अलहदा हो जाए, आप इंडिया वाले कश्मीर में जाना चाहेंगे, वो भाई फट से बोलेगा भाई मैं जाना चाहूंगा। जो यहाँ पे हालात है, जो हमारे साथ यहाँ पे किया जा रहा है, ये चीज अभी चली है, कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, हमें अपने साथ भाई मिला लो, ये सारी ये चीजें, और वो बहुत हैवी एक डिमांड रखते हैं इस चीज की। लेकिन यही बात है कि अभी उनका मतलब कि इस चीज का एक चल नहीं रहा, जोर नहीं चल रहा, बाकी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चीजें ये जो थी ना, ये जो जाते हैं, अगर वो कहते हैं कि भाई यहाँ से घुसते हैं, दूसरा ये बताते थे कि इंडिया में यहाँ घुस जाते हैं, भाई सबसे ज्यादा वो जो बता रहे थे ना जगह, वहां से घुसते हैं भाई, उधर है LOC है सारा, उधर बॉर्डर लाइन है, उधर सारे भाई पहाड़ हैं, जंगलात हैं, कोई चीजें नहीं होती। बाकी कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे भाई आर्मी नहीं जाती, वहां के रहने वाले बंदे जा सकते हैं, उन्होंने बंदे ही ऐसे रखे होते हैं, वो उनको लेके जाते हैं भाई, उनको रखते हैं अपने पास, ऐसे ही दहशतगर्दी फैलती है। अगर बात करें ना यार, सीधी सी बात है, अगर आप अपनी कंट्री का सोचते हैं ना, तो आपको चारों तरफ से भाई अपनी कंट्री को सिक्योर करना पड़ता है, कि हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है कि भाई मैंने अपनी कंट्री के बारे में सोचना है, तो सबसे पहले मैंने अपनी कंट्री में घुसपैठ जो है ना वो खत्म करनी पड़ेगी। क्योंकि जितनी देर तक आपकी कंट्री में घुसपैठ होती रहेगी ना, तब तक भाई कुछ भी नहीं बनेगा। कोई इधर से आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ये बंदा है कौन और क्या करने आया है। इतने अटैक्स इंडिया में हुए, इतने भाई वहां पे दहशतगर्दों ने अटैक किए, आपकी सोच है क्यों हुए कि भाई वो सिर्फ ना अपनी चीजें अंदरूनी देखते थे, जब तक अब भाई आप देख ले मोदी साहब आए, उन्होंने सारी चीजें अब जो है ना वो सेट की। उन्होंने कहा कि भाई घुस के मारेंगे, जो भी ऐसा काम करेगा हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने भाई अब आप देख लें, अब उसके बाद एक वो अटैक होने भी लगा था, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया था, वो याद है वो डॉक्टरों वाला, वो उन्होंने भाई कितनी महारत के साथ वो काम उनका भाई सारा जो है ना खराब किया था, उनको भाई पकड़ लिया था। बाकी भी अब देख ले, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, वो पहलगाम वाला हुआ था भाई, उनका उन्होंने जवाब दिया, अच्छे तरीके से जवाब दिया। ऐसे होता है कि अगर आपकी कंट्री में कोई टेररिस्ट घुसता है तो उसको उसके घर में घुस के उसको मारना चाहिए कि वो बंदा फिर से आपकी कंट्री में दाखिल ना हो सके। सही भाई ये चीज़ है कि ये बंदा जो है ना, ये बातें पता नहीं किस तरफ ले जा रहा है, इसकी कोई समझ नहीं आ रही। इस बंदे को शुरू से उन्होंने उठाया है, और ये तो अपनी लड़की के चक्कर में था, इस बंदे को उन्होंने जनाब मुजफ्फराबाद लाया, पिंडी लाया, इस्लामाबाद लेकर गए, अफगानिस्तान ले गए, ट्रेनिंग इसकी मुकम्मल की, इसको एक मुकम्मल उन्होंने दहशतगर्द बना दिया। और आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये चीज लिखी नहीं है कि एक बंदा दहशतगर्द बन जाए और वो तंजीम उसको वापस उसके गांव जाने की इजाजत दे दे। सवाल ही नहीं पैदा होता। जिंदगी में कोई ऐसा मौका दिखा दे, कोई ऐसा मुजाहिद दिखा दे जिसको इन्होंने पाकिस्तान वाले ने भेजा, जाओ घर लंबी छुट्टी गुजार कर आओ। ये बंदा सरासर झूठ बोल रहा है। फिर ये कहता है कि मैं अपने घर गया, मेरे बाप ने बुलाया, तू किधर गया था? मैं जी दुबई गया था। मैंने फिर बाप को सजदा बोल दिया, वो मैं पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान देख आया, वो जी सारा कुछ उधर गलत है। उसके बाद इसके चाचा ने बोला हम आपको अपना उनके सामने पेश करते हैं, आपको उनके हवाले करते हैं। नहीं नहीं, ये ऐसे भी नहीं होगा। वहां से निकल गया ये बंदा। उसके बाद उन्होंने जनाब वहां पर वोटिंग हुई, वोटिंग में भी उन्होंने धांधली कर दी। वो जी अपना कश्मीर में पाकिस्तान के नारे बाज गए, वहां से इंडिया के नारे बाज गए, इंडिया के बंदे जीत गए, पाकिस्तानी हार गए। यार ये बंदा कौन सी सिमत की तरफ जा रहा है? इसके बाद वो जी कश्मीरियों पर पाकिस्तानियों ने बहुत गोलियां बरसाई, कश्मीरी इतने मार दिए, इतने पंडित भगा दिए, इतने पंडित वहां से भाग गए। कुछ पंडित जो थे हमारे नजदीक के, उनको हमने रोक लिया और मैंने बोला आप जो भी कोई आएगा मैं देख लूंगा। भाई तू वहां का चीफ मिनिस्टर था या वहां का वजीर आजम था, CM था, कौन क्या चीज थी तू? एक जगह पर भी तूने बोला कि इस जगह पर मैंने जाकर अटैक किया है या मैंने जंग लड़ी है? पाकिस्तान की तरफ से नहीं, इंडिया की तरफ से लड़ जाता। ऐसी बातें छोड़ रहा है।
और ये उसके बाद वो जी जो पंडित रह गए थे उनके हालात खराब हो गए थे, बाद में जी उन्हें मौका मिला और उनके हालात ठीक हो गए, जो भाग गए वो वैसे के वैसे ही रह गए। वो भाई तू एक जगह पर अपने आप को साबित तो कर कि इस जगह पर मैंने भी कुछ किया है। इस हर चीज का तेरे को पता है। वो तंजीमें पैसे ले रही हैं, वो 4-4 तंजीमें, उसको 10,000 दे दो, उसको 10 दे दो, उसको 10 दे दो, वो लड़ पड़ेंगी तंजीमें। सबसे असल बात तो है भाई, जब ये मुजाहिद बनाते हैं ना उसके बाद उसका घर वालों से कनेक्शन ये काट देते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो अपने घर वालों को वापस चला जाए पास। आपको कैसे उसके लिए आगे ही मरना है। एक मुजाहिद बता दे जो वापस आया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, सलमान पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक मुजाहिद वापस नहीं आया। कौन मुजाहिद वापस, कौन आया? काशिफ पहलवानों का, पहलवान का भाई पहलवानों का बेटा। काशिफ, कौन सा काशिफ? हमारे गांव का काशिफ। अब कौन सा काशिफ? दूध पीता बच्चा, वो तो ये नहीं है। दूध ऐसे ही दौड़ तू लगा रहा है। दूध पीता बच्चा है। हमारे गांव में वो बंदा सब बंदों को उसने बताया था। वो जब आया था वापस उसके घर वाले वो उसको दूध पी जाता था। ओ भाई झूठ के ऊपर इन्होंने जितना मर्जी कर आवाज उठा ले, क्यों कि आप लोगों ने सिर्फ एक ही चीज पकड़ी हुई है कि हमारा कान जो है ना वो वाइट है, ठीक है, वो वाइट ही रहना है, उसको कुछ भी नहीं होना, ठीक है। कोई बंदा हमारे अपने गांव से या नजदीकी गांव से आज तक कोई जात में गया ही नहीं है जिंदगी भर। वो बंदे को मदरसे वाले लेके गए थे, मदरसे वाले ले गए थे, रावलपिंडी से वो उधर बंदा बैठ के झूठ बोल रहा है, वो क्या था, वो क्या था। जिंदगी में हमारे आप सच बोल रहे हैं। नहीं, आप सच बोल रहे हैं। सच ही बोल रहा हूँ। कहाँ पे ये आप मुजाहिद, सच बोल रहे हैं? ये मेरे आप पास सच बोल रहे ये नेट पड़ा है, इस पर ही दिखा दे कि एक बंदा मुजाहिद जो वापस आया हो अपने घर वालों के पास, वो हमारे गाँव ये उसको आगे ही भेजते हैं कि उधर ही आपने मरना है, उधर ही आपकी तो जन्नत फिर है। लानत नहीं है? हाँ। तो यहाँ से भेजते हैं अपने आपने जाके मरना है, आपने ये करना है, फिर लानत नहीं है इन पे? लानत उन पे हो जो जाते हैं, लानत उन पे, लानत उन पे हो जो जाते हैं। क्या करते हैं? चाचा मैं आपको 2 गांव ऐसे बता सकता हूँ जो कि मैं इधर नहीं बताना चाहता, मामला बहुत खराब हो जाना है। ऑफलाइन में आपको बताऊंगा, आप मानेंगे कि वाकई मान। ठीक है बताएं आप हमें, है बताएं। एक आपके ही साइड पे है, बैक मुझे साइड पता है। पे साइड पे है। कोई एक जहाँ गांव से पे भी हम वापस रहते नहीं गया। यकीन करो वहां पे आके आपस से जलसे करता रहा है। हाँ हाफिज सईद तो पाकिस्तान में कई बार भी जलसे करता है। गांव का नाम नहीं लेना सलमान। ओके भाई, नहीं हाफिज सईद तो पाकिस्तान में कई बार भी जलसे करता है। अच्छा कौन है आप सईद, वो बताओ कौन? वो कौन था? वो सिर्फ जो इनको ट्रेन करता था वो था। वो जहां पर भी जाता था वो लोगों को तकरीर करके उनके अपना जज्बात लेकर उन लोगों को देखता था कि कौन कौन लड़का इसके लिए फिट होगा, वो लेकर जाता था, वो सारा काम करवाता था। वो तो मैं खुद बता रहा हूँ। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि जो बंदा ट्रेन हो गया वो वापस नहीं आता। वापस नहीं आते। हेलो जाफर भाई, नहीं आया वापस। जाफर भाई, मेरा कजन जो कमर है उसका दोस्त बट जो यहाँ पे आता भी था बाइक के ऊपर, वो तो तुम्हारे कजन तो सारे फैलाव के जाते वो आपसे लगते हैं। वो बंदा वापस आया हाँ, था, उनका मुजाहिदीन के साथ सारी अलग है। चीजें प्रूफ के साथ बताई हाँ। थी। वो अभी भी बंदा इस वक्त दुबई में बैठा हुआ है, सिर्फ यहाँ से भागा हुआ गया है क्योंकि भाई उसके साथ ये हालात हुए थे। वो कहता था कि मेरे घर की तरफ आवाम आ गई थी मुझे लेने के लिए, वो बंदा यहाँ से भाग गया था। अजमल साहब का पता है ओ भाई, वो ट्रेनिंग करके पीछे एक 4-5 माह था अपने भाई घर रहा है लकी मरवत या जहाँ लकी मरवत उधर ही उसका घर था। वो 4 महीने ट्रेनिंग के बाद मतलब के वापस लौट वापस भेजते हैं एक दफा, लेकिन वो तब भेजते हैं जब वो फुल टोटली एक माइंड उसका जिस पर उनको भाई पूरा एतमाद हो जाए कि हमारी साइड पर है, ये हमारा राज पाश नहीं करेगा, उसको वापसी तो वो भेजते भी हैं। यही बता रहा है, ठीक है ना, जो अभी अनाड़ी हो या अभी ट्रेनिंग कर रहे हो उनको भाई वापसी नहीं भेजते। वो किसी तरीके से भाग कर या आए होंगे छुप कर, वो किसी तरीके इस तरह का निकल गया, लेकिन वो उनका पीछा करते हैं कि किसी तरीके से उस आदमी को उधर से उठाकर दोबारा लेकर जाए, क्योंकि उनके पास उनका राज होता है क्या, वो राज भाई किसी को भी नहीं देने देते। ये पता नहीं किस तरीके से बचकर आ गए, हमें नहीं लगता है क्या या तो वो पहुंचे नहीं है, या तो ऐसे छोड़ रहा है इधर बैठ के माइक सामने रखा हुआ है, वो मैं जी ऐसे कर दिया, मैं वैसे कर दिया। भाई उस बंदे को वापस आने देते हैं जिसके ऊपर उनको यकीन हो जाता है। हाँ जी भाई, वो भी यही बात है कि जब मैं बिल्कुल उनके कॉन्फिडेंस में आ गया था तब उन्होंने मुझे 73 बंदों के साथ भेजा था। यही तो वो भी बता रहा है
क्या हो गया उस वक्त? मौलवी साहब आप सोए हुए थे। ओ भाई 73 बंदों के साथ इसको आगे बॉर्डर क्रॉस करवाया था। हाँ तो वो क्यों भाई, ये वहां पर भी ये झूठ बोल रहा है कि जब हम इस रास्ते से जा रहे थे तो जंगल में सारी फौज आ गई। जब हमें पता चला, हम उनके कैंप से सामने से गुजरे हैं, वो अंधे थे कैंप के सामने से, आप ये गुजर रहे हैं, उन्होंने इनको जाने दिया। देखो ना वो साइड पे चले गए 73 बंदे तो 2-4 भी नहीं कि 2-4 जो लोग छुप कर निकल जाएंगे, 73 आदमी थे। वो पुलिस वाले फौज वाले जंग मार रहे थे भाई, उन्होंने वो सीधे सीधे रोड नहीं बने हुए वहां पे भाई सारा वो पहाड़ी इलाका है, वहां पे जंगलात हैं, वहां पे अंधेर रात को कुछ तो नजर नहीं आता बंदे के। इतना नजदीक बंदा 4-5 फुट पे खड़ा तो बंदे कुछ नजर नहीं आता वहां पे। आप कैसे कहते कि वो बंदे वहां पे देख लेते? उन्होंने निकाले ही रात में है। अगर आप वहां पे गए हो आपको पता चले कि पहाड़ी इलाकों में भी कितना अंधेरा होता है। आप उधर गए हुए हैं पहाड़ी इलाके में, आपको पता है पहाड़ कैसे आप फिर आगे से ये बात कर देते हैं कि आपको पता है। आप पहाड़ देखते हैं वहां पर, इंडिया में जाकर आपने देखे हैं कि बॉर्डर पर कैसे पहाड़ है, कहां से रास्ता है कहां से नहीं है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये उधर गया था जिस का वो नाम ले रहा हाँ, ये क्या था भाई? ये इंडिया में उन्होंने कौन सा मानना है? कौन सा विलेज था यार? आप छोड़े यार, सब चीजों को छोड़े, बंदे ने कौन सा मानना है? आप ये बात लें कि अगर भाई आपने भाई मूवीज में भी देखा हुआ है कि पहाड़ी इलाका जो होता है, एक सीधा सीधा रास्ता जो होता है, वहां से क्रॉस करना उनको सब चीजें नजर आ रही हैं। तो बाकी भी पहाड़ी इलाकों से भाई उन्होंने टनल बनाए, पता नहीं कौन कौन से रास्ते होते हैं, बंदे निकल जाते हैं। जो बीएलए वाले वो क्यों नहीं पकड़े जाते? क्योंकि वो पहाड़ों में छुप जाते हैं। भाई यही बातें हैं कि भाई वहां पे हजारों रास्ते उन्होंने निकाले होते हैं वहां पे जाने के लिए। अगर वो बंदा आया भी इंडिया से था, इंडिया वाले कश्मीर से आया था वो बंदा यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, और वापस भाई वो इंडिया में गया था और अपने घर जाके वो सारी चीजें कश्मीर वालों को हमने मूवी भी एक देखी थी, कश्मीर वालों को इतना पता होता है कि अगर उनका बंदा गायब है ना, या तो वो मर गया है या वो किसी पार्टी के साथ मिल गया, जो भाई ये दहशतगर्दाना हमले या ये चीजें तंजीमों के साथ मिल गया, उनको सारा पता था। मूवी हमने जफर भाई बनाई थी जिसमें वो अपने बेटे को भाई वो आर्मी वाले के पास लेके जाता है कि यार मेरे बेटे पे मुझे शक है, ये बंदा किस तंजीम के साथ मिला हुआ है। तब वो सारी चीजें बताता है कि भाई मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मुझे आप सारी लोकेशन दूंगा, सब बताऊंगा, आप मेरी मदद करें। तो बंदे भाई ऐसे ही होता है, वो बंदे अक जाते हैं। अगर आप इतना आपको पता है कि बंदा वो झूठ बोल रहा है, जो हालात उसने बताए हैं, अगर ये चीजें नहीं हुई तो भाई वो फिर झूठा है। ये सब चीजें हुई हैं, ये सब चीजें कश्मीर में हुई हैं, जो ये हालात बता रहा है। जैसे पंडितों को वहां पे निकाला गया, जो वहां पे बचे थे अभी तक भी हैं, अभी तक कश्मीर में जम्मू में भी हैं, अभी तक भाई रहते हैं वहां पे पंडित, वो उस टाइम के रहते हैं जब भाई उनको निकाला जा रहा था। और ये बंदा जो बात कर रहा है, इसका दादा पता नहीं वो क्या कह रहा था कि बहुत बड़ा वहां पे सूबे थे, क्या कहते हैं यार उनको, नहीं वो यार गांव का क्या होता है, मुखिया था, गांव का मुखिया था। अपने अपने कबीले होते हैं इनके, ये नहीं है कि हमारे तरह हर चूल्हे का हर चौधरी, वो नहीं वहां पे बात होती। वहां पे कबाइल है, कबीले का सरदार होता है और हर गांव का अपने अपने गांव के साथ ताल्लुकात होते हैं, अच्छे होते हैं। ये कश्मीरियां ये हमारी तरह नहीं है कि एक बंदे ने बात की है कि भाई ने ये बात की है हम ये करेंगे, दूसरा भाई कहेगा नहीं भाई मैंने ये नहीं बात करनी, आप साइड पे हो जाओ। वो एक बंदा उन्होंने मुखिया बनाया होता है, उस बंदे ने बात करनी है, वो सारी उनकी जो कबाइल के बंदे उन्होंने मानना होता है, जो नहीं मानता उनको गांव से निकाल देते हैं। वो ये सारी चीजें वहां पे होती है, हमारे जैसे नहीं है वो। बिल्कुल ऐसे है यार। देखो ना जो बातें उसने बताई है ना, हम अभी तक उस रिजल्ट के ऊपर नहीं पहुंच सकते क्योंकि अभी वो बातें बता रहा है, क्योंकि अभी 4 घंटे का है, वो आगे भी हम देखेंगे पार्ट्स में कि मतलब इसका रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन भाई एक टाइम के ऊपर वहां पे बाकी ऐसे हालात थे और बहुत सारी चीजें जो है ना वो भी हमें भी लग रहा है कि शायद वो ऐसे छोड़ा, लेकिन अब आगे जाके पता चलेगा कि क्या वो किसी रिजल्ट पे पहुंचता है कि नहीं। लेकिन देखो भैया ऐसा ही है भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, अगर नेक्स्ट पार्ट बनाना है तो कमेंट्स भाई जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।